2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं क्लास का वाणिज्य वर्ग का परिणाम घोषित किया गया। लड़कियों ने फिर बाजी मारी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली और बोर्ड सचिव अरविंद कुमार ने घोषित किया परिणाम। इस परीक्षा में कुल छात्र छात्राएं 36,551 बैठे थे। लड़कों का परिणाम 93.18% जबकि लड़कियों का परिणाम 96.9% रहा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस बार कुछ परीक्षाएं बीच में ही रोकनी पड़ी थी। बाद में जब सरकार के आदेशों के बाद जब लॉकडाउन खुला और सरकार के आदेश हुए तब बोर्ड द्वारा फिर से बाकी परीक्षाएं कराई गई, जिसमें सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। इन दिशा निर्देशों की पालना के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 के कॉमर्स के छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष परीक्षा परिणाम लगभग 4% अधिक रहा पिछले वर्ष की तुलना में, और पुनः छात्राओं ने बाजी मारी है। छात्राएं, जैसा कि पिछले विज्ञान के परीक्षा परिणाम में भी छात्राओं ने बाजी मारी, आज भी छात्राओं का परीक्षा परिणाम अधिक रहा छात्रों की तुलना में। और इस वर्ष जिस प्रकार से हमने कोविड-19 में परीक्षाओं का आयोजन किया, परीक्षाओं के परिणाम निकाल रहे हैं, सारा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के लिए मैं राजस्थान सरकार को, मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को, कर्मचारियों को और आप मीडिया कर्मियों को सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के सहयोग से यह कार्य संभव हो पा रहा है और हुआ है। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि यह कार्य संभव होगा। हम शीघ्र बचे हुए परीक्षा संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के इमरजेंसी द्वार पर आज नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने मांग रखी कि सरकार द्वारा जल्द उन्हें नियुक्ति प्रदान करे। गौरतलब है कि नर्सिंग कर्मी पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है और वे मांग कर रहे हैं कि जल्द ही उनकी मांगे पूरी की जाए। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया और जल्द मांग पूरी करने की मांग रखी। नर्सेज भर्ती 2018 जिसमें 9,000 सफल कर्मचारियों की सूची दिनांक 28 अप्रैल को डाली गई। परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कार्यरत संविदा कर्मचारियों को आज दिनांक तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके विपरीत बेरोजगार नर्सेज और कार्यमुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। संविदा नर्सेज कर्मचारियों को 3 माह के उपरांत भी आज नियुक्ति न देने के संदर्भ में सभी संविदा नर्सेज कर्मियों में रोष की स्थिति बनी हुई है, जिससे प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी आज जिला मुख्यालयों पर 9 से 11 बजे तक एकत्रित होकर मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि संविदा नर्सेज चिकित्सालयों से बाहर आ चुके हैं और समय लगने में देर नहीं है कि वो यही नर्सेज कर्मी राजधानी तक भी पहुंच सकते हैं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि संविदा नर्सेज के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको नियुक्ति देने का कार्य करें एवं उनके परीक्षा काल की गणना 29 अप्रैल 2020 से करने का कष्ट करें। मैं पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक, राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति। आज राजस्थान की समस्त मेडिकल कॉलेजों में जो चयनित संविदा नर्सेज हैं वो 2-2 मीटर की सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, साथ ही जो मरीज हैं उनको किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, कोई जोखिम नहीं हो, अपने डे ऑफ पर जो है ना ऑफ ड्यूटी स्टाफ वो अपने शांतिपूर्ण तरीक़ा से सांकेतिक गेट मीटिंग करके अपनी मांग रख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका जो 28 अप्रैल 2020 को निर्देशालय ने एक आदेश जारी किया था कि संविदा नर्सेज को नियमित किया जाएगा, तो इसमें क्या है, उन्होंने जो कार्यक्रम है उसको रोक रखा है। जो जहाँ पे यथावत काम कर रहे हैं वो वहीं पे काम कर रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग जो है पदस्थापन है वो दूसरी जगह हुआ है। तो ये जितनी समस्त संविदा नर्सेज हैं राजस्थान की, वो चाहती हैं कि जो कार्यक्रम की जो रोक है उसको तुरंत हटाकर
हमें जहाँ पर पदस्थापित किया गया है वहाँ पे हमारी जॉइनिंग दी जाए और 29 अप्रैल 2020 से हमारी जॉइनिंग डेट मानते हुए परीक्षण काल शुरू किया जाए। आज हमने गेट मीटिंग किया है 2-2 मीटर का गैप रखते हुए 9 बजे से लेकर 11 बजे तक गेट मीटिंग किया है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। गंगा शरण जाटव जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में कई क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल नहीं पहुंचाया गया। एक साथ पिछले 4 महीनों का बिल घर पहुंचने से शास्त्री नगर इलाके के क्षेत्रवासी काफी नाराज नजर आए। आज नाराजगी के चलते शास्त्री नगर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर कई विद्युत उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया और बड़े बिल की राशि को कम करने की मांग की गयी। क्या समस्या आ रही है आप लोगों समस्या ये है सर, जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें हमने बराबर बिल पे किया है टाइम टू टाइम, बिल्कुल कोई पेनल्टी का भी चार्ज नहीं लगेगा हमारे ऊपर, क्योंकि हम फॉल्ट नहीं है उस जगह। अब हमारे पास जो प्रिंट बिल आया है उसमें यूनिट की रेट भी अलग दिखाई गई है और हमें अलग चार्ज वसूला जा रहा है हमसे। और जबकि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उस मैंने खुद ने देखा है, आप देख सकते हो मेरे हाथ में बिल है, सब में यूनिट का चार्ज अलग अलग बताया गया है, जबकि सब में एक ही होना था यूनिट का चार्ज। तो और यहाँ पे कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा। अंदर हम पूछ रहे हैं कि ये आगे से ही ऐसा आया है, हमने 1 फरवरी से ये दिखा रहे हैं कि इसमें हमने क्या कितनी बढ़ोतरी आ रही है सर 3.85 बताया गया है किसी में, मेरे वाले में 4.75 रुपये वसूला गया है इन्होंने। फिर बोल रहे हैं कि समायोजन राशि मैंने पूछा है तो वो कैलकुलेशन करके ये तो इनकी बात को वहीं रख देते हैं, जबकि आदमी इससे संतुष्ट नहीं है इनके जवाब से। अगर ऐसा होता तो हम भी पढ़े लिखे हैं, इस बात को हम भी मानने को तैयार थे कि भाई जितना यूज करेंगे उस यूनिट के अकॉर्डिंग जो खर्चा आएगा वो तो हम पे कर ही रहे हैं बराबर। फिर उसके बावजूद भी ये लोग मनमानी पे उतर रहे हैं सर। महीने में 180 दिन का यूनिट ले रहे हैं। सर मेरा नाम पिंटू लाल मीणा। आप बताइए। 4 महीने के बाद परसों बिल आया है और आज वो लाइट काटने के लिए करा गया, तो ये कहाँ की इनका वो है? नहीं, बिल में क्या बढ़ोतरी आ रही है आप? बढ़ोतरी तो 12,000 रुपये का बिल 4,000 का, मतलब पहली बार आया 4 महीने में बिल ही पहली बार आया और आज काटने के लिए आ गए कि बिल जमा नहीं हुआ। और जबकि इसके अंदर डेट है 18 तारीख, तो किसी को पकड़ा जो कि अभी टाइम है 18 तारीख में। गलती से अगर आदमी को पता नहीं है तो लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए, क्या कहें? तो हमने यही तो कह रहे हैं कि जब परसों बिल आया डेट 18 तारीख है तो आज काटने के लिए कैसे आ गए? वो तो खड़ा हमारे घर पे लाइट काटने के लिए बिल जमा करा क्या हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश शर्मा। Audio Jungle. 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 यहाँ पे वार्ड 48 में चिंतहरण महादेव मंदिर है। यहाँ पर पोल की बड़ी समस्या है, तारों का भी अलग तरीके से समावन किया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये तारों का और ये खंबे का जो कोई यूजलेस नहीं है इसको हटाया जाए। और हमारी मांग ये है कि हमने बिजली विभाग, टाटा पावर वालों को, पार्षद को, सभी को हमने कंप्लेंट करी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सावन मास का महीना चल रहा है, यहाँ पे कई लोग, बच्चे, यात्री वगैरह आते हैं जो दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। करंट की संभावना पैदा रहती है। पिछली बार हेडपम्प से पानी भरते वक्त भी करंट आ गया था, फिर भी हमने कंप्लेंट कराई। उसमें क्या है, एक बार बंद करके चल गया टेम्परेरी काम, उसके बाद दोबारा कोई कार्य नहीं किया गया है। कौन सी जगह है ये? ये वार्ड 48 अपने शास्त्री नगर अजमेर। किसको शिकायत दी थी इसको लेकर? इसको शिकायत हमने पार्षद को भी दी है, हमारे विद्युत विभाग में भी दी है, टाटा पावर वालों को भी दी है। कौन है पार्षद? गणेश चौहान। आपका नाम? किशन जी, किसको लेकर प्रदर्शन किया? किसको लेकर प्रदर्शन किया? हमने ये जो पोल लगे हुए हैं इस पे ये एंगल लटकी हुई है, ये कभी भी हादसा हो सकता है। यहाँ से हर
1 मिनट हर सेकंड के अंदर बच्चे निकलते हैं, वो गाड़ियाँ निकलती है और कोई भी यहाँ पे हादसा हो सकता है। प्रशासन जब तक नहीं देखता है जब तक कोई हादसा नहीं होता है। हादसा होने के बाद आते हैं फिर कहते हैं कि हम कंप्लेन क्यों नहीं करी, वो क्यों नहीं करा। अभी हम पहले से कंप्लेन कर चुके हैं, 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी आके यहाँ नहीं देख रहा है। ये इसमें करंट भी आ चुका है एक बार एक महिला के, जब ये पोल लगा ही था तो उस टाइम पावर हाउस वाले ने बंद कर दिया वो करंट तो, लेकिन फिर भी कोई भी मतलब इसमें हो सकता हादसा। एंगल लटकी हुई, शिकायत करी हमने, पार्षद को भी करी और वहाँ भी करी पावर हाउस में, पर लेकिन कोई आके सुनवाई नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन दे दी है, एप्लीकेशन की रसीदें पड़ी हुई है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी आके यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा। कौन है वार्ड का पार्षद, कौन है, क्या नाम है? यहाँ का गणेश जी शर्मा चौहान, गणेश जी चौहान है। पार्षद प्रकाश मेहरा और समाजसेवी लालटून साहू के नेतृत्व में आज वार्ड 58 में लगाए गए पक्षियों के लिए परिंदे। वार्ड 58 के पार्षद प्रकाश मेहरा के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में बेजुबान पक्षियों के लिए लोहे के पीपे के बने हुए 51 परिंदे क्षेत्र के ऊंचे लंबे पेड़ों, मंदिरों, उद्यानों एवं वार्ड के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रकाश मेहरा ने बताया कि पीपों से बने इन परिंदों में चारों तरफ के खानों में बाजरा रखा जाएगा एवं बीच वाले स्थान में पानी भरने की बजाय मिट्टी से बना पानी से भरा पात्र रखा जाएगा। इससे लोहे के अंदर कट न लगने और यह लंबा समय तक चलता रहेगा। भीषण गर्मी में जहां आम आदमी पानी के अभाव में व्याकुल और मूर्छित सा हो जाता है, तो ऐसे में इन बेजुबान पक्षियों का ध्यान रखना हमारी संस्कृति एवं हमारी जिम्मेदारी है। एक परिंदा हमने हमारे उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी जी के निवास पर भी लगाया है। लगाए गए सभी परिंदों की निगरानी की व्यवस्था स्थानीय व्यक्तियों को दी गई है। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग लालटून साहू का रहा। आज हमने एक ऐसा सोचते हुए कि भाई इंसान के लिए तो सभी इंसान करते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं उनको देखते हुए हमने आज ये भी काम करने की कोशिश करी कि एक पीपे के अंदर हमने उसके 4 टुकड़े कराएं, जो पूर्व में भी हमारे बहुत से जो पार्षद बंधु उन्होंने भी किया था। उसी तर्ज पे हमने भी एक पिंजरे पे इसको कटवा के 4 टुकड़े करवा के इसमें हमने इस तरह की व्यवस्था करी है कि उसके अंदर दाना डाला जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक ये भी पहल करी है कि इसके अंदर जो पानी का जो साधन है उसको हमने एक मतलब मिट्टी का चीज़ रखी है जिसके अंदर पानी ठंडा रहे, ताकि कोई भी तरह से इसमें कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बने कि पानी अधिकतर क्या हुआ करता था, चारों पल्लड़ में दाना डाल दिया करते थे, बीच के अंदर में लोग बाग पानी भर दिया करते थे। उससे क्या था, पानी में काट हो जाती और पानी तप जाता था, पीने लायक नहीं रहता था। अब हमने ये सुविधा करी कि इसके साथ के साथ एक अंदर ये हमने बर्तन रखा है, उसके अंदर पानी भी भर दें ताकि पानी भी उसको मतलब ठंडा मिले जानवर को, मतलब पक्षी को, और बाकी इसमें दाना वगैरह की सुविधा रही है। हमने लगभग अभी हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के बंधु लोग हैं, लालटून साहू है, सचिन भैया हैं, ये हमने पूरी टीम मतलब 5-7 जन इन्होंने मिलके अभी लगभग हमने 51 ये कटवाए हैं। और अभी हमने सार्वजनिक जगहों पे लगाए हैं, जैसे मंदिर हैं या कोई ऐसी यही जगह हैं जहाँ पे हैं मंदिर है और उद्यान है, वहाँ पे हमने ये लगाए हैं ताकि ये व्यवस्था रहे। और उसके अंदर हमने ये तय किया है कि वहाँ पे जो भी पुजारी है उससे हमने कहा भाई लगाने से मतलब नहीं है, आप इसके मेंटेनेंस रखें, मतलब दाना वगैरह डालें, दाने के लिए उनको कह रखा है कि दाना डालें, पानी भरें, इसीलिए हमने सार्वजनिक स्थान पे लगाया। और बाकी घरों पे भी हम कोशिश करेंगे, अगर कोई भी और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अलावा भी और भी बनवा के हम इसके लिए हम बांटेंगे, ताकि जो भी हमारे पक्षी हैं उनका भी हम उनकी ओर ध्यान दें। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि इंसान तो कैसे भी करके अपने शाम दाम दंड बेच से अपना परिवार और अपना पेट पालता ही है, पर पक्षी और अभी कोरोना का महामारी के टाइम पे अपन देख सकते हैं कि सार्वजनिक स्थान पे जहाँ दाना डलता था वो भी एक स्थिति कम हो गई है, सार्वजनिक स्थान पे भी दाना डालने वाली स्थिति कम है। उसको देखते हुए हमने ये व्यवस्था करी है ताकि कोई भी पक्षी किसी भी तरह से भूखा नहीं रहे, ये हमारी मान्यता है। इसी की टाटा पावर की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टाटा पावर प्रशासन, टाटा पावर प्रशासन। अजमेर में टाटा पावर का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला, जहां उसने एक ऐसे व्यक्ति को बकाया जमा कराने का नोटिस जारी किया जिसने कभी बिजली मीटर लगवाया है ही नहीं, और वो शख्स हमेशा ही किराए के मकान में रहा है। साथ ही बिना रीडिंग लिए हजारों के बिल उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं। मामले को लेकर आज लोगों ने हजारीबाग स्थित टाटा पावर के ऑफिस पर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि टाटा पावर अपनी मनमर्जी करते हुए उपभोक्ताओं से भारी वसूली कर रहा है, जिससे लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। लोगों ने टाटा पावर से बिलों को सही करने व लोगों की समस्या को खत्म करने की मांग की। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बोलूं, मेरी 93 से प्रॉपर्टी लॉक है, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसका मीटर मैं 6 महीने में एक बार जाता हूँ साफ़ सफाई के लिए। उसका इन्होंने मेरे बिना पूछे, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मेरा मीटर चेंज कर दिया। मीटर चेंज करने वाले ने उसके अंदर जो वायर है बिना छीले हुए घुसेड़ दिए और मीटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा था, मीटर में डिस्प्ले नहीं आया था। मैं साफ़ सफाई करने गया, लाइट नहीं आ रही थी मई के अंदर। मैंने 9 मई को इनको बोला, इन्होंने शुक्रवार को टीम भेजी और मीटर को वो चेक किया, वहाँ से लाइन नहीं आ रही, पोल से लाइन नहीं आ रही, तो इन्होंने मीटर को तोड़ा।
मीटर को तोड़ के और अंदर देखा तो तार ही नहीं लगे हुए थे मीटर के अंदर, और मीटर में जैसे ही तार लगाए 40 यूनिट जम मार गया साहब मीटर, और मेरे को कहते हैं बिल जमा कराओ उसका भी। आप या तो हमारे चीफ ऑफिसर से बात कर सकते हैं, राजेंद्र सेठिया जी हैं, ठीक इस चीज़ का आप कह रहे ना, तो ये अधिकारी है क्या ये बंदा, ये हमारे चाहिए सर, चाहिए ये बैठ देगा ये नहीं, यहाँ पे हम फिर इनके बोलने के टाइम कैसे पत्रकारों से कैसे बात करनी है, आम जनता से कैसे बात करनी है, हम लोग कोई होता ही नहीं है आपकी बात मान। सर अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला कि आप तक तो आम आदमी का पहुँचना इम्पॉसिबल है, ये मीडिया को ये आदमी ऐसे बोल रहे हैं आपका। सर आप सर ये देखिए, ये वाली हमारी लिस्ट है, आज मैंने सुबह से कितने लोगों का अपार्टमेंट किया है आप खुद देख सकते हैं। देखो सर ये जो आदमी भाई साहब क्या मामला था कि जो आपने बिल भेजा है जिस आदमी का कभी वहाँ पर रहा ही नहीं है और इसका बिल आ गया, क्या मानते हो आप? सर इसका बिल नहीं आया है, इसका ड्यूज निकला है, और जब ड्यूज निकला है तो ड्यूज जब तक रिकवरी नहीं होगा तब तक न्यू कनेक्शन हम नहीं दे सकते हैं। सर वो आदमी का भी उस जगह पर है ही नहीं है, तो आप मीटर लगा तो कुछ तो चेक करते होंगे। आप इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप चीफ ऑपरेशन से, आप हमारे चीफ ऑपरेशन है राजेंद्र सेठिया जी, आप उनसे बात करिए सर। तो आप जो और भी अधिकारी कह रहे हैं कि हम कुछ कहना चाहते हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे अंदर, कंज्यूमर से भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, कौन नहीं आने दे रहा सर, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ ना, देखिए सुबह से मैं यहीं पे बैठा हूँ, आप लिस्ट देखिए ना, मैंने कितने लोगों का मैंने यहाँ पे बैठ के अपार्टमेंट किया है। जब आप नहीं दे रहे 1 घंटे से सीट पर नहीं थे आप, 1 घंटे से आप कौन 1 घंटे से नहीं था तो, अरे सर हमारे पास में और दूसरे भी काम है, हमारे को ऑपरेशन मेंटेनेंस सारे देखने हैं, तो एक कार्य आप इसको संभाल के भी जा सकते हैं ना, कंज्यूमर परेशान ना हो। सर इसके लिए कंज्यूमर के लिए 4 नंबर का रूम भी दिया हुआ है कि आप 1 नंबर में अगर नहीं है तो 4 नंबर में आके वो अपना पार्ट पेमेंट करवा सकता है, या कोई भी इशू है तो वो रिजोल्व करवा सकता है, और इसके लिए हमने CRC खोल के रखा है 2 नंबर में, वहाँ पे है। बिलों की लेके जो पब्लिक जो प्रदर्शन कर रही है, क्या कारण है इसका? सर इसके लिए आप राजेंद्र सेठिया जी से आप जाके बात करिए, हमारे जो भी चीफ कमर्शियल है मनीष जैन सर से आप बात करिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। तो वहाँ जाएगी जो पब्लिक हजारीबाग पावर हाउस में नहीं आएगी, आप क्या करें, बंद करते फिर? सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना, जिसकी कंप्लेंट है वो आए ना, बेशक आए, उसके लिए तो हम बैठे हैं। तो समाधान निकालो ना, कंज्यूमर परेशान क्यों हो रहा है? कौन सा कंज्यूमर परेशान हो रहा है? परेशान हो रही है। इनके लिए तो मैंने बोला ना कि इनका जो ड्यूज निकला है तो ड्यूज हम चेक करवा लेंगे कि ड्यूज इनका है कि नहीं है, अगर इनको पर्टेन नहीं करता होगा तो हम निकलवा देंगे, और अगर इनको पर्टेन करता होगा तो उनका ड्यूज का रिकवरी होने के बाद इनको कनेक्शन होगा। ये जो बताया पत्रकारों से भी बदतमीजी कर रहा है, कंज्यूमर से भी बदतमीजी कर रहा है, क्या कहोगे इसके बारे में आप? सर एक्शन लोगे क्या आप? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसके लिए राजेंद्र सेठिया सर या मनीष सर से बात करिए सर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो कंज्यूमर से बदतमीजी कर सकता है? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसके रिगार्डिंग जो भी बात करनी है वहाँ पे बात करिए सर। आपका नाम बताइए। रामकृष्ण शर्मा, IN जोनल मैनेजर। सर आज हम ग्रामवासियों के साथ में जिन जिनको प्रॉब्लम है उनको साथ में लेके, और आसपास के क्षेत्र में जितने भी शहरवासी है उनको टाटा पावर को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उनको साथ में लेकर के यहाँ आए, और ये टाटा पावर का गैर जिम्मेदाराना रवैये की प्रकाष्ठा पर पहुँच गया है। इन्होंने ऐसे आदमी को एक नोटिस थमा दिया है जो आदमी ज़िंदगी में कभी वहाँ पर रहा ही नहीं है। ये दौरे के निवासी हैं राजू जी, और ये इन्होंने कनेक्शन के लिए, नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करा है टाटा पावर के अंदर, और इनको एक नोटिस दे दिया कि आपका बकाया जमा कराइए, और बकाया कहाँ का, जहाँ ये ज़िंदगी में कभी रहे नहीं है। मैंने इनसे पता करा कि आपके परिवार में किसी का कनेक्शन में बकाया है, ये कह रहे हैं पूरी ज़िंदगी में किराए के मकान में रहूँ, और इन्होंने भगवानगंज का मुझे नोटिस दिया है, और ये भगवानगंज में कभी रहे ही नहीं है। इनका आस पड़ोसी बता सकते हैं उस चीज़ को। इनके पिताजी के नाम पे कोई कनेक्शन था क्या, मैंने इन्होंने पूछा। 1984 में इनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, 83 के अंदर हो चुके हैं। अब आप बताओ, ऐसे आदमी को ऐसा नोटिस दे दिया। इनकी माताजी हार्ट पेशेंट है, बीमार है, गर्मी के अंदर, भीषण गर्मी के अंदर वो घर पर तड़प रहे हैं। इनको 8,275 रुपये का नोटिस दे दिया। टाटा पावर वाले इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि इन्होंने बिना रीडिंग के बिल भेज दिए। आज अभी हम 2 घंटे से सीनियर सिटीजन मना कर रखा है कि भैया कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, आप उनको बाहर नहीं आना चाहिए। अब मैं कितने सीनियर सिटीजन यहाँ दिखा दूं जो 2 घंटे से गर्मी के अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। हम किसी से मिल ही नहीं पा रहे ना, दिक्कत ये आ रही है। अभी कोई चैम्बर में हो, 1 मिनट, कोई चैम्बर में हो, कोई सीट पे बैठा हो तो उससे मिले ना हम। अभी हमने यहाँ पर उनका निवेदन किया कि भैया आओ आओ, वो आ नहीं रहे हैं, पब्लिक का फेस करना पड़ेगा ना। जब आप कह रहे हैं यहाँ भीड़ क्यों कर रहे हो, अरे भैया लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट ने कहा इनको राहत दो। अब वो राहत के बजाय आप तो महीने के महीने बिल भेज रहे हो। इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, जिनका एवरेज 2,500 बिल आता था उनका 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ऐसी लापरवाही। आज मिडिल क्लास लॉकडाउन के अंदर आर्थिक रूप से इतना जबरदस्त तरीके से परेशान है, उसके बावजूद भी उसको यहाँ पर आकर के बड़े बड़े महंगे महंगे बिल भरने पड़ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो अधिकारी यहाँ सुबोध साहब है या कोई भी यहाँ पर जो बैठे रहते हैं वो चैम्बर में अभी यहाँ पर है नहीं। हमने आज इनको आकर के अवगत कराना चाहा कि भाई साहब इनका जो नोटिस भेज दिया उसका क्या है, ऐसा कैसा नोटिस आपने भेज दिया, इनको कनेक्शन के लिए आप मना क्यों कर रहे हो। सबकी अलग अलग तरह की समस्या है और आप
ऐसी विचित्र विचित्र समस्याएं कि मैं आपको बताऊं तो हर किसी को हंसी आएगी। सर आप आज प्रदर्शन किया, आपने समस्या किसको बताया? अधिकारी सीट पे है ही नहीं। अधिकारी सीट पे है नहीं। अभी उन्होंने हमको समय दिया है कि हम कुछ देर के अंदर यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर वो पहुँचते हैं तो ठीक है, नहीं पहुँचते हैं तो हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। क्या करोगे? आपका समाधान नहीं होता किसी का तो आप क्या करोगे? अगर नहीं होते हैं तो हम यहाँ आएंगे, क्षेत्रवासियों को पूरा सबको साथ में लेकर के आएंगे। अगर ये हमको मजबूर करते हैं कि भैया अगर बिल जमा नहीं कराया तो आपकी बिजली काट देंगे, उस डर से, और ये कोरोना का अगर हमारे को उल्लंघन करके, हम नहीं चाहते कानून को कोई उल्लंघन करे, उसके बाद करके सबको यहाँ ला करके टाटा पावर के ताला लगाएंगे और यहाँ का बिजली कनेक्शन काटेंगे। कोई अधिकारी, ये अधिकारी या टाटा पावर हमसे है, हम इनसे नहीं है। महीने के महीने हम बिल भरते हैं इनका, जब ये इनकी सैलरियां मिल पा रही, जब इनको मिल पा रहा है। आम जन को ये प्रताड़ित कर रहे हैं बुरी तरीके से। क्या टाटा पावर की मनमानी चल रही बिलों में? ये आज से टाटा पावर नहीं चल रही। अजमेर में जब से टाटा पावर आया है, इन सब लोग परेशान हैं, मन मर्जियां कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आर्थिक रूप से मिडिल क्लास बुरी तरह त्रस्त है, गरीब पब्लिक बुरी तरह त्रस्त है। अमीरों का कुछ नहीं है, उनकी भी नहीं है सुनवाई हो रही है। मेरा उन्होंने फाइल लगाई थी मेरे नाम से, राजेंद्र कुमार के नाम से, और ये कहते हैं बोले तुम भगवानगंज में रहते थे। मैं भगवानगंज में कभी रहा ही नहीं। अगर मैं रहा हूँ तो मैं रहने के लिए हकदार हूँ। मैं भजनगंज में किराए से के मकान में रहता था, किराए के मकान में रहता था। अभी मैंने दोहराई मकान बनाया है। अब क्या स्थिति है? ये मेरा मीटर नहीं लग रहा, नया मीटर लगवाया मैंने, मेरे नाम से फाइल लगाई है, मेरे नाम से फाइल। ये दोहराई गाँव में, ये मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। ये मेरे माताजी परेशान हो रही है, आज लाइट नहीं है, मीटर नहीं लगाया इन्होंने। ये 75 की उम्र के अंदर है। अजमेर में बरसा कोरोना का कहर। आज फिर कोरोना के 10 मरीज सामने आए और 2 किशनगढ़ निवासी हैं। डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने की पुष्टि। आज जो कल जो जानकारी आप लोगों के पास रात की अवेलेबल है, कल रात में 2 पॉजिटिव थे। उसके बाद अब 12 पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट हमारे पास और आई है, वो भी शहर के विभिन्न स्थानों से हैं। इसमें 10 पेशेंट अजमेर शहर प्रॉपर के हैं और 2 पेशेंट नसीराबाद के हैं। चूँकि नसीराबाद में अभी प्रॉपर CCC नहीं बन पाया है, एवेल्यूएशन के लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको एवेल्यूएट करते हैं और वापस उनके जो नॉन सीरियस वाले पेशेंट वार्ड में उनके वहाँ शिफ्ट कर दिए जाएंगे अगर पेशेंट ठीक रहते हैं तो। ये जो 12 पेशेंट आए हैं, ये इनकी उम्र 17 साल से लेकर 80 साल तक की है और ये अभी तक के जो पेशेंट हैं पुराने, उन सब के कॉन्टैक्ट ही हैं, जो कि UIT कॉलोनी, भगवानगंज, सिविल लाइंस, उसके बाद पहाड़गंज, अजय नगर, इस तरह शहर के विभिन्न स्थानों से हैं। अब पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, रिपोर्ट भी आ गई तो पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं और उसमें 2 पेशेंट ऑलरेडी हमारे पास एडमिट थे, उनको हमने शिफ्ट कर लिया है। एक पेशेंट मेड़ता सिटी का भी था जो हमारे पास ऑलरेडी एडमिटेड था, उसको हमने पॉजिटिव वार्ड शिफ्ट किया है। बाकी पेशेंट हम जगह जगह से आके उनको। रिटायर्ड राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने आज केंद्रीय बस स्टैंड परिसर पर 2016 से बंद बड़ी पेंशन को शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय सचिव बनवारी लाल जांगीर ने बताया कि पिछले 4 साल से पेंशन नहीं मिलने से परिवार चलाने में परेशानी आ रही है। जल्द से जल्द राज्य सरकार सभी का भुगतान करे। प्रदर्शन किया है और क्या है मांग? आज हमने पूरे राजस्थान के इकाइयों पर, राजस्थान के यूनिटों पर, पूरे राजस्थान के बस डिपो पर, आज पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार से हमारे रिटायर्ड राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को जुलाई 16 से के बाद में आज तक कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार के पास बार बार हमने अनुग्रह किया है, प्रार्थना पत्र भेजे हैं, गहलोत साहब से मिले, यातायात मंत्री साहब से मिले, MD साहब से मिले, बाकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारी CPF पेंशन कर्मचारी ज़्यादा हैं जिनको मात्र 2,500-3 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। कर्मचारियों का जो बकाया पेमेंट है वो बोल नहीं रहा है। नहीं मिलने के कारण उनके परिवार चलाने की, उनका बुढ़ापा काटने की, उनके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं होने के कारण कर्मचारी मजबूर होकर के ये आंदोलन की राह पकड़ने जा रहा है। सरकार समय होते हुए इन कर्मचारियों का भुगतान करे। रिटायरमेंट कर्मचारी जो परेशान हो रहे हैं, वृद्ध है बेचारे, चल नहीं सकते, मेडिकल के लिए पैसे चाहिए, परिवार चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए पैसा चाहिए। और राजस्थान सरकार ने जुलाई से लेकर के 2016 से लेकर के आज तक का कोई पेमेंट नहीं दिया है। इस कड़ी में जुड़ते हुए हमने हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय को मार्फत, हमारे MD साहब को और जिला कलेक्टर महोदय की मार्फत गहलोत साहब को, सचिन पायलट साहब को और यातायात मंत्री जी को हम हमारा ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आपका नाम? बनवारी लाल जांगीर, क्षेत्रीय सचिव, अजमेर यूनिट। ये रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो रहा है, 5 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है, बिना पेमेंट के रिटायर्ड किया जा रहा है। इस उद्देश्य से आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज MD और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को आज ज्ञापन दे करके इस बात के लिए हम आगाह कर रहे हैं कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द पेमेंट किया जाए। कितने टाइम का पेमेंट है? क्या है? 5 साल का पेमेंट है वो। 2 जुलाई 16 के बाद किसी भी कर्मचारी को पेमेंट नहीं दिया गया, रिटायर्ड हुए। इस मामले को लेकर आपने किसी को शिकायत की?
सब एमडी चेयरमैन राजस्थान सरकार सबको लगातार शिकायतें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अजमेर में फीस माफी की मांग को लेकर लगातार अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी द मस्कट स्कूल के बाहर अभिभावक पहुंचे व स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार अभिभावक सरकार के आदेश को लेकर स्कूल प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। स्कूल का फोन आना स्टार्ट हो गया। हम लोग स्कूल के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, स्कूल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डीओ ऑफिस का, कलेक्टिव ऑफिस का, स्कूल की कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल से हमें मिलने की डिमांड की, वो हमसे मिल नहीं रहे। इसके बावजूद एक बार प्रिंसिपल सर ने हमसे एक मीटिंग रखी थी, जिसमें उनके बेटे ने मुझे मारने तक की धमकी दे दी कि हमारे इतने फैन फॉलोअर्स है, आपके साथ क्या होगा वो नेक्स्ट देखेगा। फिर भी हमने इस बात को इग्नोर किया, क्योंकि हमने अपने बच्चे के लिए सोचा कोई बात नहीं, गुस्से में होता है। उसके बाद उन्होंने हमको बुक्स के लिए आश्वासन दिया कम करवाएंगे, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने क्या चाल चली हमारे साथ, बुक्स के रेट 10% बढ़ा के 10% का कमीशन दे दिया। तो क्या ये पागल समझ रहे हैं इसको? किस तरह की हरकत है ये? देन उसके बाद अगर ये कहते हैं कि बुक्स वालों से हमारा मतलब नहीं है, कहाँ बताइए 9-9, 10-10 हजार की बुक्स दे रहे हैं, क्यों सस्ती बुक्स नहीं चला रहे अगर इनका मतलब नहीं है? बुक्स पब्लिशर के हमारे पास सारी लेडीज के नंबर पे कॉल आ रहे हैं, बुक्स पब्लिशर वाले को हम पेरेंट्स के नंबर कहाँ से जा रहे हैं, उनको क्या पता इनका बच्चा मैस्कोट में पढ़ता है। पूरी चाल चल रही है लोग। और आजकल उन्होंने एक चीज और कर रखी है फीस के लिए, जैसे जब कोर्सेज था कि तभी तक, जैसे उस दिन डोटा सर जी ने कहा था अभी कोई कोर्स सिलेबस नहीं बना है तो 9-9 हजार की बुक्स ऑनलाइन पढ़ाई किस लेवल पे करा रहे, कौन सी पढ़ाई हो रही है जो सिलेबस ही नहीं आया? सिलेबस जब हाफ होगा 9-9, 10-10 हजार की बुक्स हम क्यों लेंगे? क्यों हमसे ये बात नहीं कर रहे अगर ये सही है तो? और आजकल इनकी एक और मुहिम चल रही है स्कूल वालों की, स्कूल नहीं ये तो माफिया गैंग चल रहा है, मैं आपको बोलूंगी। इनकी बेटी पूजा मोतियानी जो डायरेक्टर शायद स्कूल की कोई चेयरमैन है, गुलाब मोतियानी की बेटी पूजा मोतियानी, एक ग्रुप बनाया है जिसमें टीचर्स को किया है, और वो लोग अब मुझे टारगेट कर रहे हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं जो उन्होंने ग्रुप बनाया है, उसमें मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए अभद्र बातें हो रही है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है। टीचर है उमा पारिक मैम, वो मेरे को बोल रही है ये लेडीज अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ क्या करेगी? तो मेरा बच्चा सच के सामने बोलना सीखेगा। मैं सच की लड़ाई हम पेरेंट्स लड़ रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन इनको राइट किसने दिया कि मेरी पर्सनल लाइफ में आज इतना इंटरफेयर करें? मेरे पे नजर रखी जा रही है, मुझे रिस्क है, अभी स्कूल वालों से और मेरे बच्चे को खतरा है। सबसे बड़ी बात टीचरों को ये बरकरार है, तो टीचर ये भी देखे स्कूल में 1.5 महीने से काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 3-3 करोड़ के बंगले में बैठे, हर बंदे के पास पर्सनल गाड़ी है, तो टीचर सैलरी इनसे ले, ना कि अभिभावकों ने इनको अपॉइंट नहीं किया है। और मेरे को इतनी टीचरों ने ये तक बताया जो सैलरी टीचर को देते हैं चेक के द्वारा, उस पर भी चेकिंग हो, सैलरी उतनी नहीं। हाँ बताइए। 3 महीने हो गए हम स्कूल के बाहर रोज चक्कर लगाए जा रहे हैं सर, ना तो हमसे फोन पर बात कर रहे हैं ना मिलने आ रहे हैं। सर को अगर कोरोना का डर है तो स्कूल बंद कर दो ना तो हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे, ना सर को कोरोना फैलेगा। अगर सर दरवाजे के बाहर तक आकर हमसे बात नहीं कर सकते तो फिर वो स्कूल की क्या गारंटी लेंगे चलाने की? फिर तो सर को और ज्यादा कोरोना फैल जाएगा जब बच्चे आएंगे तो। वो वक्त अपने मतलब से वर्कशीट के लिए हमको मैसेज करते हैं कि स्कूल में हम आपको वर्कशीट के लिए बुला रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैलेगा। तब पेरेंट्स अंदर स्कूल में अगर बात नहीं करेंगे और 2 दिन बाद मैसेज कर रहे हैं कि हमको उनको पता चल गया पेरेंट्स अब बात करेंगे, तो उनको पता चल गया तो वो उन्होंने मना कर दिया कि हम व्हाट्सएप पर ही कर देंगे। फीस बढ़ाई जा रही है, बुक्स की वृद्धि इतनी ज़्यादा बुक्स की रेट है ना उनको कम किया जा रहा, बल्कि उन्हीं को ही रेट को और आगे बढ़ा दिया। और फिर हमको कह रहे हैं कि अब आप कमीशन, हमको 20% कमीशन दे रहे हैं आपको, बल्कि उसका हमको क्या डिस्काउंट मिल रहा है समझ ही नहीं आ रहा सर की क्या बात है। आप क्या मांग करते हो अभी? हम मांग कर रहे हैं कि सबसे पहली मांग तो यही है कि सर हमसे आए और बात करें। फीस मांगी जा रही है क्या आपसे? और बुक्स की रेट कम करें। फीस मांगी जा रही है क्या आपसे? हाँ, फीस के लिए फोन आ रहे हैं हमारे पास। क्या कह रहे हैं? स्कूल की 3 महीने की फीस जमा कराइए। आप क्या चाहते हैं? जब कोरोना के अंदर हमारे रोजगार ही नहीं रहे तो हम फीस कहाँ से लाए? अगर ये स्कूल इतने सालों से बैठकर टीचर्स को पेमेंट नहीं दे सकता तो हम घर बैठकर स्कूल को पैसे कहाँ से ला कर दे देंगे? क्या हमारे पास मनी प्लांट लगा दिया है क्या? अलवर गेट थाना अंतर्गत नया घर गुलाबबाड़ी में गृह कलेश के चलते पति पत्नी ने फांसी लगाई। इस दिल दहलाने वाली घटना में पत्नी लीना की मौत हो गई, तो वहीं पति दीपक की रस्सी टूटने से उसकी जान बच गई। घटना की सूचना पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस ने मृतिका लीना का शव कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। वहीं मृतिका लीना के पिता मानसिंह ने लीना के पति पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। अलवर गेट थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कल दिनांक 12/7/20 को रात्रि करीबन 10 बजे गुलाबबाड़ी बालाजी मंदिर के पास वाली गली में एक लीना
और काजल नामक लड़की ने सुसाइड की इत्तला प्राप्त हुई, जिस पर मौके पर पहुंचे श्रीमान शिव साहब भी पधारे। बॉडी को चीर कर रखवाई गई। आज मृतिका लीना और काजल के पिताजी श्री मान सिंह ने एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर अभियोग पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आज मृतिका का बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतिका और वह उसके पति दोनों ने 1 साल पूर्व लव मैरिज की थी और आपसी कलह की वजह से इसने फांसी खा के अपनी जान दी, जिसमें इसको रोज़ झगड़ा करना बताया है, जिसके अंदर अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। दातार सिंह मेड़तिया, सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना युवक ने भी कुछ प्रयास करा था आपकी तरफ? हाँ, घर वालों ने बताया कि युवती ने फांसी लगाने के बाद में लड़के ने भी कुछ ऐसी हरकत की जिसको पकड़ लिया गया था। पीयर पक्ष द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है? हाँ, पीयर पक्ष द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया है, जिस पर अभियोग पंजीबद्ध किया है, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। दातार सिंह मेड़तिया, सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना अलवरगेट अजमेर। मान सिंह। क्या हुआ था, कब का घटनाक्रम है? कल की घटना। क्या हुआ था पूरी बात बताएं। मेरे को तो बुलाया था, इनने फ़ोन करा था कि भाई आ जाओ, आपकी बच्ची ने आने बोल फांसी लगा ली है। 10 साढ़े 10 बजे की 10 साढ़े 10 बजे की बात। तो मैं थोड़ी देर हो गया था, मेरे भैया को मैंने फ़ोन करा था, मैंने भाई आ जाओ, मैंने वहाँ चला। जितने में पुलिस की गाड़ी आ गई मुझे लेना, फिर उनके साथ गया मैं। फिर वहाँ जाकर देखा तो मेरी बच्ची यानी पलंग पे फांसी लगा, यानी लेटा देते उस पर, और साड़ी लटकी हुई थी और उस पर गले पे निशान थे। पुलिस ने दिखा दे कि भाई देख लो आपके बच्ची पे क्या 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 हो रहा है, वो देख लेना। फांसी लगाई थी इन्होंने बताया, भाई फांसी लगा ली इसने। इन्हें बताया था फांसी लगा ली, मेरे को तो मालूम नहीं था भाई क्या करा। बस ये भाई मुझे मालूम नहीं कि भाई किन कारणों से लगाई है, मगर मुझे ये बोला कि भाई इन्होंने लगा ली। मुकदमा दर्ज कराया आपने अलवरगेट में? हाँ जी। क्या आरोप लगाया आपने? मैंने लगवाया भाई ये एक तो ढंग से रखते नहीं है कि यानी कमाने धमाने नहीं जाते हैं, क्या नशा पत्ता करते हैं, मारपीट वगैरह कुछ करते हैं? मारपीट भी करते हैं। तो बस यही लगा। इससे परेशान थी? अब मुझे मालूम नहीं भाई, परेशानी इसी वजह से थी, जब तो बच्ची ने कुछ ना कुछ तो करा होगा, या किसी न किसी बात का तो दुख होगा उसको, जब तो उसने लगाए। बच्चे नहीं है। कितने साल पहले अजमेरगंज थाना क्षेत्र दिल्ली गेट होटल शोभराज के निकट देसी शराब के ठेके से परेशान क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया एवं ठेके को बंद करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह ठेका जब से खुला या नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है और नशे की हालत में नशेड़ी गाली गलौच एवं अन्य असामाजिक गतिविधियां करते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने थाने में इसकी शिकायत भी दी और आबकारी विभाग में इसकी शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान क्षेत्रवासियों ने शराब के ठेके पर जमकर प्रदर्शन किया। और किसको लेकर के? मेरी ये दुकान है मेट्रो अप्लायंसेस हाउस, इसी के पास बिल्कुल सटा के ये देसी शराब का ठेका खुला है और इस समय आए दिन इतनी दिक्कतें होती हैं। हमने कलेक्टर, एसपी, आबकारी, थाने में सब जगह ज्ञापन दे दिया, लेकिन कोई भी आके यहाँ पर ना तो कार्रवाई कर रहे। 20 दिन हो गए इस दुकान को खुले हुए, कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम सारे मोहल्ला और पड़ोसी और हम सब मिलके आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद हमने एतराज़ किया है कि ये दुकान को बंद कराया जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल नज़दीक पड़ती हूँ और मैं औरत इस दुकान को चलाती हूँ और यहाँ मेरी दुकान से शराबी चढ़ते हैं और यहाँ से लड़खड़ाते हुए जाते हैं और लड़खड़ाते हुए बकते हुए जाते हैं और गंदी गंदी घुरी नज़र से दुकान के अंदर ताकते रहते हैं और यहीं शराब खरीदते हैं और यहीं से शराब पी के और गंदी गाली गलौज देते हैं। दिन रात हमारा जीना दुश्वार कर दिया, दुकान पे अब बैठना हराम हो गया। मुझे कई बार तो डर लगता है कि ऐसा नहीं शराब पी के कोई हमारे ऊपर आके अटैक कर दे, इसलिए मुझे बहुत डर है और कृपया इस दुकान को बंद कराया जाए। पुलिस भी मौके पे थी आज प्रदर्शन किया। और अभी हमने जब प्रदर्शन किया उस वक्त पुलिस भी आई, पुलिस से भी हमने बात करी, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है यहाँ पर। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप कौन सा कदम? कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे जाके आबकारी में जाके प्रदर्शन करेंगे और इस दुकान को तो बंद करवाएंगे ही। कौन सी जगह है दुकान? ये दुकान शोभराज होटल के बिल्कुल सामने वाली गली में। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम गुरमीत कौर है। सर, ये हमारा प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जो ठेका है, ये ठेका अभी खुला है और पास में हमारे नीचे अस्पताल है और ये पूरा मोहल्ला है, सामने हमारा घर है, पास में ये दुकान है हमारी इलेक्ट्रिक की, उसमें लेडीज़ बैठी रहती है। आए दिन दारू पीकर यहाँ पर
लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हमारी गाड़ियों के कांच फोड़ देते हैं और क्या नाम है, जितने भी लड़ाई झगड़े गाली गुप्तार, हमारी बच्चियाँ बहन बेटियाँ यहाँ से गुजरती है तो लड़ाई झगड़े डेली का काम हो चुका ही है। और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल कोई पालन नहीं होता है। यहाँ पर ही बैठ कर पीते हैं और यहाँ पर ही फेंकते हैं, यहीं पर ही लड़ाई झगड़ा गाली गुप्तार। इस वजह से हमने आयकर विभाग में गंज थाने के अंदर एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को भी हमने अर्जी लिख कर दी थी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वजह से हमने आज किस तरह का प्रदर्शन किया गया? कुछ नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बस 2-4 हमारी घर की औरतें लेडीज़ हैं, उनका बस एक विरोध करा है छोटा सा, और बस यही करा है। पुरानी रंजिश के चलते बोराज बड़ी नागफनी। बीती रात अजीत घारू ने अपने पड़ोसी हर्ष पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे हर्ष का दाहिना हाथ जख्मी हो गया। घायल हर्ष की बहन रेखा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर हमलावर अजीत घारू को धारा 151 में पाबंद कर कार्रवाई शुरू कर दी। बताइए क्या वारदात हुई थी और क्या समस्या, क्या चीज़ हुई थी? हम बाहर गए हुए थे और बच्चे के बीच रोड पे चाकू वारदात करा और उससे बच्चे को जान को हमला करा था उसने। कहाँ पे चक्कू मारा था? कौन है चक्कू मारने वाला? क्या नाम है? अजीत नाम का लड़का है वो। मेरे बच्चे को जानलेवा हमला करता वो। परसों भी उसने बीच रास्ते पे मारा था। आपका कोई पुराना विवाह चल रहा है उससे? 2 महीने पहले होया था, गाली गलौज से ही होया था। कोई पुरानी रंजिश किस चीज को लेकर के? बस वो गाली गलौज से होया था। मेरे आदमी को बंद कराया। मेरा आदमी को भी बंद कराया था, मेरे बच्चे को भी बंद कराया था। फिर मैटर सोल्व हो गया था। हम चुपचाप रहते हैं, बच्चों से आके रोज लड़ाई गाली गलौज करता आके। क्या उम्र है आपके बच्चे की? बच्चे की 14 साल उम्र है। नाबालिग है आपका बच्चा? हाँ। तो किस जगह पे चक्कू मारा उसने? क्या वारदात करी और कहाँ पे करी? क्या हानि हुई? क्या चीज? बड़ी नागफनी में। बड़ी नागफनी में कहाँ पे? कौन सी जगह है? काबरा भवन। कौन है वारदात करने वाला? क्या नाम है उसका? अजीत। आपने मुकदमा दर्ज करवाया यहाँ पे? कराया था। कहाँ पे? हमने कल भी परसों भी कराया था, जब इसने झापट मारा था बीच रोड पे। कहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया था? हमने यहीं कराया था, चौकी में, गंज थाने में। क्या नाम है आपके बच्चे का? हर्ष है। कितनी उम्र है? 14 साल का वो। ठीक है। और जिसने चक्कू मारा क्या नाम है? अजीत घारू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेखा है। क्या सूचना आई थी आपके पास में? आप मौके पे पहुंचे? यहाँ पे मैं तो मेरे घर गई हुई थी पियर में जी। नसीराबाद गई हुई थी मैं। वहाँ पर बच्चे का फ़ोन आया कि बोला ऐसी बात होगी। मैं उसी टाइम निकल कर और यहाँ पहुँची और बच्चे के साथ ये हादसा होया हुआ था सर। कैसी हालत में आपको आपका बच्चा मिला था? मैंने देखा भी नहीं मेरे बच्चे को अभी तक। ठीक है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेखा है। कहाँ रहते हैं आप? नागफनी। हाँ जी, क्या घटना हुई थी आपके? मुँह तो बैठा था, उनने आते ही हाथापाई वगैरह कर दी। इसमें कौन थे? क्या नाम कौन था? अजीत नाम था। नागफनी के चौराहे की बात थी, उधर घर के पास। कौन था वो? अजीत है। क्या नाम है उसका? अजीत। कहाँ घटना हुई थी? कौन था वो? अपने शुभे की दुकान है, उसके जस्ट नीचे की तरफ ही। कौन सा इलाका है? नागफनी, अपने संजय नगर। वारदात की हुई थी? क्या घटना थी? वह घटना यही थी और क्या थी? क्या किया उन्होंने आपके साथ में? चक्को पे मार दिया आते, उनने 2-3-4 जने थे वो। आप लोगों का कोई पुराना झगड़ा वगड़ा उनसे कोई पुराना विवाद था क्या? नहीं, वो तो पहले थी, वो छोटी बात थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। किस चीज़ को लेकर कोई पुराने रंजिश थी उनसे? बस छोटी बात थी, वो गाली के चक्कर में। आपका नाम बताइए। अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल करवाने की मांग को लेकर आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कार्यालय पर प्रदर्शन किया। परिषद कार्यकर्ताओं ने बोर्ड पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने खुद प्रैक्टिकल की तारीख तय की थी, लेकिन जब बच्चे यहाँ पहुँचे उनके प्रैक्टिकल नहीं लिया गया। बोर्ड के इस रवैये से दूर दराज से आए छात्रों को इससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज ABVP अजमेर महानगर के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन का विषय यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 3 दिन का प्रैक्टिकल का प्रोग्राम अजमेर में रखा गया था छात्रों का, लेकिन कुछ छात्र उस प्रैक्टिकल से वंचित रह गए थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और स्कूल की गलतियों की वजह से। उसका खामियाजा छात्र की भुगते। इसके विरोध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अवगत कराया है कि जो बच्चे प्रैक्टिकल से वंचित रह गए बिना उनका परिणाम घोषित करें उनका प्रैक्टिकल वापस पुनः करवाया जाए। इसकी मांग को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। आश्वासन ये दिया है कि बोर्ड के जो सचिव उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज हम बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर देंगे, मेल आईडी जारी कर देंगे, जिस पर छात्र छात्राएं
अपना जो भी स्कूल से लेटर भिजवा दें कि हमारे प्रैक्टिकल वंचित रह गया, हमें प्रैक्टिकल के लिए अनुमति दी जाए, तो फिर वे प्रैक्टिकल लेकर के परिणाम घोषित करेंगे। मेहुल गर्ग, प्रदेश मंत्री ये भी। केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर में सीबीएस आधार द्वारा दुकानें और कैंटीन आवंटित की गई। दुकानों के संचालक ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लाइसेंस फीस में रियायत देने की मांग की। संचालकों ने बताया कि कोरोना महामारी आपदा के चलते सभी बस स्टैंड की दुकानों को बंद करने का आदेश पारित किया गया था, जिससे सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बताइए किस समस्या को लेकर के आज आप आए हैं? हम किराए की समस्या को लेकर आए सर। ये किराया मांग रहे, किराया निकल नहीं है, जाती आ रही नहीं है। आज तो 25 को बसें आ रही है, ग्राहक को डर रहा है खाने पीने से कोविड-19 के अंदर। ये किराया पूरा जमा कराओ, अब किराया लावेगा से किसी 50,000, किसी 60,000, किसी लाख रुपये किराया है, 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये किराया है सर। आज तो मैं ये किराया पूरा भरो। कितनी दुकानें हैं यहाँ 16 19 दुकान है। किसकी चीज़ की दुकान है? जनरल स्टोर है, नाई की दुकान है सर, जनरल स्टोर है, छोटी ढाबा है, कच्चे समोसे की दुकान है, चाय की दुकान है, गन्ने की जूस है, कुल्फी की दुकान है, पार्किंग है, साइकिल स्टैंड है, सोलर कॉम्प्लेक्स है। तो लॉकडाउन लगा जब से बंद हुई? लॉकडाउन जब से बंद था, 3 महीने का किराया माफ़ कर दिया हमको सर। लेकिन उसके बाद ये किराया पूरा जमा करा, किराया पूरा लावे कहाँ से सर? न किराया यात्री आता ही नहीं हमारे पास, यात्री कोई डर रहा है खाने पीने से। जाती हो तो हम किराया देने को दिक्कत नहीं, इतने सालों हमने किराया दिया है, इस साल में देने का दिक्कत आ रही है हमको। आपका नाम बताओ। सुंदरदास। दुकानदार हो आप लोगों, किस तरह की मांगे हैं आपकी? हम लोग बस स्टैंड, सेंट्रल बस स्टैंड के दुकानदार हैं और जो कोरोना महामारी चलते हुए उस वक्त 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था, 4 महीने का जो भी हुआ था, उसके बाद हमारे को दुकानें खोलने के लिए बोला गया। हमने दुकानें खोली भी हैं, बट जब राजस्थान रोडवेज खुद पूर्ण रूप से अपनी बसें नहीं चला पा रहा है, उसमें सिर्फ 30% बसें चलती हैं, 30% में 20% यात्री कर रहे हैं और हमसे किराया पूर्ण मांगे जा रहे हैं। हमारी दुकान के किराए 2-2 लाख रुपए हैं महीने के। जैसे मेन कैंटीन, मुख्य कैंटीन है, एक दुकान तो बिल्कुल रास्ता बंद पड़ा है उस तरफ का, इधर इस तरफ आ जाओ तो रात को 5-7 शाम को 7 बजे बाद में बैठने नहीं देते हैं, यात्रीगण होते नहीं है, 5 बजे बाद में किसी तरीके की कोई बसों का पूर्ण तरीके से संचालन नहीं है। कहाँ से देंगे किराया? हम चाहते हैं कि साहब, जब जैसे कि एक ही डिपार्टमेंट में 2 भांति काम हो रहे हैं, जो विज्ञापन करता हूँ उनको तो 60% तक की 30-40% तक की छूट दी गई है, तो हम भी तो अंग हैं, हमें भी दी जाए। हम भी ये चाहते हैं जो हमारे किराए में कुछ हमारे को छूट दी जाए, ताकि हम अपने व्यवसायों को, परिवार को संचालित कर सकें। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे को कम से कम कुछ तो रियायत बख्शी जाए ना। किनसे मिलना है? हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन देना चाहते हैं, ताकि उनको बता पड़े कि यार इस तरीके से हम परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमरनदीप सिंह है और आज पूर्ण रूप से उदयपुर भी बंद है, उदयपुर वालों ने भी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।